तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप चुने आपके लिए बेस्ट बैंक अकाउंट। क्या वो चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए, क्या वो चीजें हैं जो आपको बैंक में पूछनी चाहिए। साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा एक बहुत स्पेशल ट्रिक, हमेशा किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाते समय बेस्ट डील पाने की, बेस्ट ऑफर्स और स्कीम्स पाने की सबसे अच्छी डील इस वीडियो के एंड में। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे आप ज्यादा इंटरेस्ट पा सकते हैं, ज्यादा कैशबैक और रिवॉर्ड्स पा सकते हैं, और कौन से बैंक अकाउंट आज आपके लिए सबसे सही है। ये सब कुछ और बहुत कुछ इस वीडियो में। लेकिन ये सब कुछ जानने से पहले जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे बहुत सारे यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहें सबसे पहले और कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं फिनोलॉजी। तो कुछ लोगों को यह कंफ्यूजन रहता है कि सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस क्या है। तो पहले ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों अकाउंट्स के डिफरेंस, और फिर मैं बताऊंगा कि कैसे चुनना चाहिए। तो सबसे पहले सेविंग्स अकाउंट में ट्रांजैक्शंस पे लिमिट रहती है, यानी कि आप एक महीने में 4-5 बार या ज्यादा से ज्यादा 8-10 बार ही पैसा डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं। उससे ज्यादा बार अगर आप पैसे निकालेंगे या डालेंगे तो ब्रांच चार्ज लेता है, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं है। वहीं करंट अकाउंट में यूजुअली इसकी कोई लिमिट नहीं रहती, आप कितनी बार भी ब्रांच में जाके पैसा डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिलती है। सेकेंडली, करंट अकाउंट्स जो होते हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए होते हैं। उन अकाउंट के थ्रू आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट में थ्योरेटिकली बिजनेस ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा करना अलाउड नहीं है, और अगर आपको कभी कोई बल्क पेमेंट आ रहा है, एक साथ अगर आपके अकाउंट में कई लाख रुपए आने वाले हैं, तो हो सकता है कि बैंक उसको सस्पिशियस मान के, संदेहजनक मान के फ्लैग कर दे, यानी कि उस पर अलर्ट जारी कर दे और आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए, और फिर आपसे बैंक जस्टिफिकेशन मांगेगा कि ये पैसा कहां से आया, कहीं आप सेविंग्स अकाउंट में बिजनेस तो नहीं कर रहे। तो अगर आपका बिजनेस है तो ये बहुत जरूरी है कि आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में करें, और उसमें जो सेविंग्स हैं या जो बाकी जगहों से आपको जनरल पैसा मिल रहा है उसे आप सेविंग्स अकाउंट में रखें। इसके अलावा करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस में वर्किंग कैपिटल यानी कि कैश की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे में अगर आपको किसी को 1.5 लाख का पेमेंट करना है और आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए ही है, और अगर आपके बैंक अकाउंट में 50,000 की ओडी लिमिट है, ओवरड्राफ्ट लिमिट है, तो भले ही आपके अकाउंट में लाख रुपए है, लेकिन आप 1.5 लाख रुपए किसी को पे कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी यूजुअली करंट अकाउंट्स में मिलती है। तो जितनी भी बिजनेस रिलेटेड फैसिलिटीज हैं उसके लिए करंट अकाउंट बेटर रहता है। तो फिर सब कोई करंट अकाउंट ही क्यों नहीं खुलवा लेते? वो इसलिए कि ऑर्डिनरली करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। जो भी पैसा रखा हुआ है उसमें आपको ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी है, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता नॉर्मली। वहीं सेविंग्स अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेस्ट सेविंग्स अकाउंट और बेस्ट करंट अकाउंट पिक करने की ओर। तो पहले बात करते हैं सेविंग्स अकाउंट की। तो जब भी मैं कोई सेविंग्स अकाउंट खुलवाता हूं तो सबसे पहली चीज ये देखने की होती है कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। जैसे कई बैंक हैं वो 3.5-4% इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट बैंक्स जैसे येस बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, ये ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। 5%, 6% तक का भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ऐसे में ज्यादा इंटरेस्ट जिस बैंक में मिले उसमें अकाउंट खुलवाना प्रॉफिटेबल होता है। सेकंड में देखता हूं कि बैलेंस कितना मेंटेन करना है। यूजुअली हर बैंक में मिनिमम अकाउंट बैलेंस का एक क्राइटेरिया होता है कि आप ये अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपके अकाउंट में 10,000 रुपए होने ही चाहिए ऑन एन एवरेज, हर महीने या हर क्वार्टर में, या 5,000 या 25,000, ये लिमिट अलग अलग होती है। तो मैं हमेशा चाहता हूं कि ये ज्यादा से ज्यादा ना हो, जितनी कम हो उतना बेटर है, ताकि अगर कभी इमरजेंसी में मुझे सारे पैसे भी निकालने पड़े तो बैंक ज्यादा पेनल्टी चार्ज ना करे। तो सेकंड चीज जो मैं देखता हूं कि मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट कम से कम हो, 10,000 रुपए या उससे कम। जीरो बैलेंस हो तो और भी बेहतर, और आगे चलकर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ अच्छे जीरो बैलेंस अकाउंट्स भी। अब एक बहुत जरूरी बात, अक्सर फाइनेंस की दुनिया में यह कहा जाता है कि अगर आपको नहीं पता कि आपको कौन सा बैंक अकाउंट खुलवाना है तो आप बैंक में एंटर करिए और बैंक में जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है या जो सेल्स पर्सन है उनसे पूछिए कि कौन सा अकाउंट सही रहेगा, और जो अकाउंट वो रिकमेंड कर रहे हैं उसे छोड़कर और कोई भी अकाउंट खुलवा लीजिए, क्योंकि वो जो अकाउंट सजेस्ट कर रहे हैं वो उनके इंसेंटिव के लिए और बैंक के प्रॉफिट के लिए सबसे अच्छा है, और इसीलिए नेचुरली आपके लिए सबसे खराब है, वो आपको सबसे महंगा पड़ेगा। तो आंख बंद करके बैंकर जो अकाउंट आपसे खोलने को कहे वो ना खोलें, उनसे ब्रोशर मांगे, सारे अकाउंट की फीचर लिस्ट मांगे। अक्सर ये बैंक्स आपको देने से आनाकानी करते हैं कि हम बता तो रहे हैं ये फीचर है, लेकिन जो भी आपसे बैंकर कह रहा हो कि इस अकाउंट में ये फीचर है वो फीचर है,
उसे लिखित में मांगे, नहीं तो कब वो अपनी बात से मुकर जाएंगे या जब अकाउंट खुल जाएगा तो आपको पता चलेगा कि वो फीचर तो उस अकाउंट में था ही नहीं। हमेशा हर वो चीज, हर वो फीचर जो आपसे प्रॉमिस किया जा रहा है उसे लिखित में मांगे। इसके अलावा चौथी चीज, ज्यादा फीचर्स के पीछे ना भागें। जैसे कई बार बैंकर्स इंसिस्ट करेंगे कि 1 लाख मिनिमम बैलेंस या 50,000 मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट खुलवा दीजिए, उसमें आपको डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा, एक आपको बैंक का आदमी मिलेगा जो बस आपके लिए रहेगा और आपकी हर जरूरत का ख्याल रखेगा। तो ये सब RM या फिर होम बैंकिंग फीचर्स ये कहने को होते हैं, अक्सर ये फीचर्स मिलते नहीं। तो अच्छा ये है कि आप कम मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट प्रेफर करें, 1,50,000 मेंटेन करने वाले अकाउंट के पीछे ना जाएं, क्योंकि अक्सर उस अकाउंट में जो फीचर्स आपसे प्रॉमिस किए गए हैं उसमें से आधे से ज्यादा तो आपको मिलेंगे ही नहीं। और यह बात लगभग हर बैंक के लिए सच है। शुरू में तो वो आपसे वादे करके ज्यादा प्रीमियम अकाउंट खुलवा देते हैं, फिर उसमें जो छोटे छोटे फीचर्स का आपको वादा किया जाता है ना तो आपको वो ध्यान रहते हैं, ना आप उसे ट्रैक कर पाते हैं कि वो आपको मिला या नहीं, और बिना कारण आपको ज्यादा बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। पांचवी चीज, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है, अकाउंट उसी बैंक में खुलाएं और वही अकाउंट खुलवाएं जिसमें आपको ऑटो स्वीप की फैसिलिटी मिलती हो। यानी कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक अमाउंट के ऊपर जो भी बैलेंस है, जैसे मेरा जो बैंक अकाउंट है उसमें 40,000 रुपए के ऊपर जो भी बैलेंस मेरे अकाउंट में रहता है वो ऑटोमेटिकली FD में शिफ्ट हो जाता है और मुझे उसमें FD का इंटरेस्ट मिलता जाता है 7.5 या 8%। और जब भी मुझे पैसों की जरूरत हो तो मैं नॉर्मली पैसा निकाल सकता हूं और वो पैसा FD से निकल जाएगा और मुझे उसमें कोई पेनल्टी चार्ज भी नहीं होगी। तो बेसिकली ऑटो स्वीप मतलब एक डिसाइडेड अमाउंट, चाहे वो 40,000 हो, 50,000 हो, 20,000 हो, उसके ऊपर जो भी पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में है उसमें आपको FD का इंटरेस्ट मिलेगा और आप जब चाहें उसे बिल्कुल निकाल सकते हैं, जैसा चाहे यूज भी कर सकते हैं। तो FD वाली रिजिडिटी भी नहीं होती, वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है। तो जहां सेविंग्स अकाउंट आपको 4 से 5% इंटरेस्ट देंगे, अगर ऑटो स्वीप फैसिलिटी है तो आपको 8% तक का इंटरेस्ट भी मिल सकता है। प्लीज इंसिस्ट ऑन ऑटो स्वीप। ये फीचर कई बैंक्स अक्सर आपको खुलकर बताएंगे नहीं, ना ही आपको ऑफर करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन्हें आपके पैसे पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़े। तो ये अपने बैंकर से मांगिए, इंसिस्ट करिए और उन्हें कहिए कि अगर आपने ये फीचर नहीं दिया तो मैं अकाउंट बंद करवा दूंगा। 90% चांस ये है कि चाहे कोई भी बैंक हो वो आपको ये फीचर जरूर दे देगा। छठवीं चीज जिसका आपको ध्यान रखना है कि जो डेबिट कार्ड आपको मिल रहा है उसमें एनुअल चार्ज कम से कम हो। कुछ बैंक्स 500, 750, 1,000 रुपए तक चार्ज कर लेते हैं एनुअल फीस इस कार्ड के लिए, लेकिन यूजुअली उन्हीं बैंक्स को प्रेफर करें जो या तो ये कार्ड हमेशा के लिए फ्री में देते हो या ज्यादा से ज्यादा 100, 200, 250 रुपए लेते हो। उसके ऊपर अगर कार्ड की फीस ली जा रही है तो वो बहुत ज्यादा है और वो अननेसेसरी फीस है। सातवां जरूरी पॉइंट है NEFT, RTGS या IMPS का। हम जब भी पैसे लेना देना करते हैं तो आजकल फिजिकल ट्रांजैक्शंस काफी कम होते हैं और ज्यादातर पेमेंट्स डिजिटल होती हैं ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर्स के थ्रू। तो ऐसे में यह जरूरी है कि आपके बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर्स या तो फ्री हो या बहुत कम चार्ज के हो। तो यूजुअली IMPS अगर लाख रुपए से कम हो तो उसका बैंक 5 रुपए चार्ज करते हैं पर ट्रांजैक्शन, लेकिन कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे फ्री रखा हुआ है। आप चाहे कितनी भी बार पैसे ट्रांसफर करें आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो इस अमाउंट का भी ध्यान रखिए। बहुत कम बैंक्स इसको ओपनली बताते हैं कि ऑनलाइन ट्रांसफर्स में वो कितना चार्ज करते हैं। और आखिरी चीज जो आपको सेविंग्स अकाउंट के लिए ध्यान रखनी है वो ये कि कितने ATM ट्रांजैक्शंस आपको हर महीने फ्री है। कुछ जो बहुत बड़े बैंक है वो 2 या 4 ट्रांजैक्शंस ही हर महीने फ्री रखते हैं ATM के, लेकिन जो छोटे बैंक्स हैं वो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस फ्री रखते हैं और आप चाहे तो किसी भी बैंक का ATM यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे मैं जरूर आपको बेस्ट सेविंग्स अकाउंट बताऊंगा कि आपको कौन से बैंक की तरफ जाना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं करंट अकाउंट की फीचर्स की ओर। करंट अकाउंट में आपको क्या देखना चाहिए? तो पहली चीज बिल्कुल वही है, जितना लो बैलेंस मेंटेनेंस का क्राइटेरिया हो, मिनिमम बैलेंस जितना कम से कम मेंटेन करना हो उतना अच्छा है। बहुत ज्यादा मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट वाले अकाउंट की ओर ना जाइए। बिजनेस में कैश फ्लो की प्रॉब्लम आती है तो कभी भी आपका बैलेंस लो होगा और अगर थोड़े ज्यादा समय के लिए लो रह गया तो आपको अच्छी खासी पेनल्टी ये बैंक्स लगा देंगे। दूसरा क्राइटेरिया ये है, और ये बहुत कम लोगों को पता है, कि करंट अकाउंट में भी ऑटो स्वीप की फैसिलिटी मिलती है। अक्सर हम ये सुनते हैं कि करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन अगर आपके करंट अकाउंट में ऑटो स्वीप की फैसिलिटी है तो करंट अकाउंट बैलेंस पे भी आप 7-8% तक का इंटरेस्ट कमा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो करंट अकाउंट में ऑटो स्वीप की फैसिलिटी देते हैं। मेरा जो करंट
करेंट अकाउंट है उसमें भी ऑटो स्वीप की फैसिलिटी है और उसमें बैलेंस में मैं 7 से 8% इंटरेस्ट कमाता हूं। तो जहां बिजनेस में कई बार बहुत सारा कैश आपके अकाउंट में रहता है जो इंटरेस्ट फ्री पड़ा रहता है, तो करेंट अकाउंट में तो ज्यादा जरूरी है कि ऑटो स्वीप फैसिलिटी हो, ताकि अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ कैश आपके अकाउंट में है तो वो आइडल ना पड़ा रहे, उसमें आप अच्छा खासा इंटरेस्ट कमाएं। तो ऑटो स्वीप के बिना करंट अकाउंट बिल्कुल मत खोलिए। तीसरा, और ये थोड़ा करंट अकाउंट के लिए यूनिक पॉइंट है कि करंट अकाउंट क्योंकि बिजनेस अकाउंट है तो हमें कई सारी टैक्स पेमेंट्स, कई सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे पेमेंट्स और रजिस्ट्रेशंस कराने होते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा छोटे बैंक या कोई नए बैंक में अकाउंट खुलवा लेंगे तो ऐसे में आपको गवर्नमेंट वेबसाइट्स में पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, या फिर कई गवर्नमेंट वेबसाइट्स आपका कार्ड या आपका नेट बैंकिंग को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ऐसे में करंट अकाउंट यूजुअली रेप्यूटेड और किसी बड़े बैंक में ही खुलवाएं, ताकि सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स में, टैक्स पेमेंट वेबसाइट्स में आपकी बैंक से पेमेंट करने का ऑप्शन अवेलेबल हो और वो गवर्नमेंट वेबसाइट्स के साथ आपके बैंक का इंटीग्रेशन हो, जिससे आपकी पेमेंट्स आसान हो जाएंगी। चौथी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि बिजनेसेस में भी, हम अपनी पर्सनल लाइफ में तो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई कंपनी है या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो भी अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो आपकी कंपनी की या पार्टनरशिप की क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होती जाएगी, आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा, जिससे कल को आपको बिजनेस लोन लेने में आसानी होगी। तो जब भी आप करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो अपने बैंक से बात करिए कि क्या वो बैंक कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड इशू करता है, यानी कि कंपनी या पार्टनरशिप के नाम पे, ना कि इंडिविजुअल के नाम पे वो क्रेडिट कार्ड इशू करेगा या नहीं, चाहे सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, ताकि अगर आपकी कंपनी नहीं है या फिर पास्ट में अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड यूज करके अपनी हिस्ट्री को बेटर कर सकें और आगे आपको सस्ते में और ज्यादा आसानी से आपके बिजनेस को लोन मिल सके। और हां, क्रेडिट कार्ड के तो मैंने सारे सीक्रेट रिवील किए हैं इस वीडियो में, इसका लिंक आपको ऊपर कार्ड में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब बात करते हैं कुछ वो स्पेशल ट्रिक की जिसके जरिए आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं आपके बैंक अकाउंट में। तो सबसे बड़ी ट्रिक यह है कि हमेशा किसी नई ब्रांच में जाएं, किसी नए ब्रांच में अकाउंट खुलवाएं। जैसे अगर HDFC बैंक की नई ब्रांच आपकी कॉलोनी में खुली है, या कोटक, एक्सिस, यस, कोई भी बैंक हो सकता है जिसकी ब्रांच एकदम नई नई खुली हो, चाहे वो घर से थोड़ी दूर ही हो तो भी चलेगा, लेकिन हमेशा किसी नई ब्रांच में खुलवाएं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब कोई ब्रांच लॉन्च होती है तो वो लॉन्च होने के 1, 2, 3 महीने बाद तक कुछ स्पेशल इनॉग्रल ऑफर्स चलाती है ज्यादा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो जैसे मैंने DCB बैंक में एक अकाउंट खुलवाया था जहां मुझे एक प्रिविलेज अकाउंट मिल गया जिसमें कि 1 लाख रुपए बैलेंस मेंटेन करना होता है और उसके बदले बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन क्योंकि वो ब्रांच नई थी और इनॉग्रल ऑफर चल रहा था तो मुझे मिला तो प्रिविलेज अकाउंट, लेकिन मुझे उसमें 0 बैलेंस मेंटेन करना था। तो मुझे DCB का सबसे अच्छा अकाउंट 0 बैलेंस में मिल गया, जो बाकियों को तब मिलता है अगर वो 1 लाख रुपए मेंटेन करे। तो अक्सर बहुत सारे बैंक्स अपनी नई ब्रांचेस में कुछ प्रमोशनल ऑफर्स चलाते रहते हैं। आपके शहर में कोई भी नई ब्रांच खुली हो, जरूर वहां जाके अकाउंट खुलवाएं और बाद में चाहे वो ब्रांच आपके घर के कितनी भी दूर हो, अकाउंट खुलवा वहां ले, फीचर्स वो सारे ले लें, उसके बाद अपनी आप होम ब्रांच कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो पहले प्रमोशनल ऑफर में अकाउंट खुलवा लें, बाद में अकाउंट को अपने घर के पास वाली ब्रांच में शिफ्ट करवा लें, जिससे आपको सारे वही वाले प्रमोशनल ऑफर्स मिलते रहेंगे। और रिटर्न्स जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि किसी बैंक में आपको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है कि 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सिर्फ इंटरेस्ट को ना देखें, इफेक्टिव रिटर्न्स को देखें। जैसे कई बैंक्स ऐसे होते हैं कि आपने जो बैलेंस मेंटेन किया उस पे वो 6% इंटरेस्ट देंगे, लेकिन जो आप स्पेंड कर रहे हैं क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, उस पे भी आपको 2% कैशबैक मिलेगा। तो इसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि अगर महीने की स्टार्टिंग में मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं और महीने की पहली तारीख पे मैंने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो वो 1 लाख पे मुझे 2% कैशबैक मिला और जो बाकी 1 लाख महीने भर मेरे अकाउंट में रहा उसमें मुझे 6% इंटरेस्ट मिला। यानी कि एक महीना मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए थे जिसपे 6% इंटरेस्ट मिल गया और 2% मुझे खर्च करने का पैसा मिल गया। तो ओवरऑल मेरा रिटर्न उस बैंक अकाउंट से 8% रहा। तो ऐसे में सिर्फ इंटरेस्ट रेट को ना देखें, स्पेंड्स में आपको कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, कितना % कैशबैक मिल रहा है, इसे भी देखें और टोटल जोड़ के देखें कि आपका इफेक्टिव रिटर्न इस बैंक में अकाउंट खुलवाने से कितना होगा। और आप, जैसा कि मैंने कहा था कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे आज की तारीख में सबसे अच्छे सेविंग्स अकाउंट कौन से लगते हैं, तो 2 अकाउंट में मेंशन करता हूं और इसके साथ ही मैं ये भी बता दूं कि ये अकाउंट्स मुझे जेन्युइनली पसंद है। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, किसी बैंक से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो पहला अकाउंट जो मुझे पसंद है वो है कोटक का 811 अकाउंट। ये 0 बैलेंस अकाउंट है, आपको इंटरेस्ट
इंटरेस्ट भी बाकी बैंक से ज्यादा मिलता है, 5% तक का इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा इसमें ऑटो स्वीप की फैसिलिटी भी है, तो 20,000 रुपए से ऊपर जितना भी आप पैसा रखेंगे उस पर आपको 7-7.5% तक का इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट भी ज्यादा मिल रहा है, जीरो बैलेंस भी है और ऑनलाइन बहुत ही आसानी से ये अकाउंट खुल भी जाता है। तो ऐसे में कोटक का 811 अकाउंट बहुत अच्छी चॉइस है अगर आपको लगता है कि आपके अकाउंट में ज्यादा बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके अकाउंट में अच्छा खासा पैसा मेंटेन होगा और आपके लिए फीचर्स ज्यादा जरूरी है और ज्यादा रिटर्न चाहिए आपको आपके अकाउंट से, ऐसे में एक्सिस का प्रायोरिटी अकाउंट बहुत अच्छा है। हालांकि इसमें एवरेज बैलेंस आपको 1 लाख रुपए मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद 25,000 रुपए से ऊपर ऑटो स्वीप फैसिलिटी अवेलेबल है जिसमें आपको 7 से 7.5% इंटरेस्ट मिलता है। IMPS, NEFT, RTGS, डेबिट कार्ड, किसी चीज की कोई फीस नहीं है और इसके साथ ही आपको 10% तक का कैशबैक मिलता है आपकी ऑनलाइन या ऑफलाइन जो आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं उस पे, और इसकी मैक्सिमम लिमिट भी 10,000 है। यानी कि अगर आप शॉपिंग काफी करते हैं तो साल में आप 10,000 रुपए तक कैशबैक के रूप में ले सकते हैं। तो अगर लो बैलेंस मेंटेन करना हो तो कोटक का 811, हाई बैलेंस अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो एक्सिस का प्रायोरिटी, ये दो काफी अच्छी चॉइसेस हो सकती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो जल्दी से दबा दीजिए लाइक बटन को, और अगर आपका कोई भी ऐसा सवाल है जो इस वीडियो में मैं आंसर करना भूल गया हूं तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए और जरूर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।